साहब, मेरे पास इस डिब्बे में आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ऐसा कहकर 40 साल की भरी पूरी नौकरानी ने मेरे आंखों पर हाथ रखा और मुझे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे नीचे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मेरे सामने नीचे बैठी थी। और ही पर मेरा इतना बड़ा, उसके मुंह में कुछ कारणों से हमारे घर में नई नौकरानी आई थी। वह 40 साल की होने के बावजूद खूबसूरत और भरी पूरी थी। मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था और यह सोच भी नहीं सकता था कि वह खूबसूरत नौकरानी मुझे ऐसा कोई अनुभव देगी। जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तो वह नौकरानी मेरे कमरे में आई और उसने ऐसा कुछ किया कि मैं पूरी तरह से बेसुध हो गया, क्योंकि उस दिन उसने मैं प्रदीप हूँ। मैं हाल ही में 18 साल का हुआ था। हमारा एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरे माता पिता बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते थे और बीच बीच में मुझसे मिलने आते थे। हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि मुझे घर के किसी भी काम के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मेरे माता पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसे वे दोनों मिलकर संभालते थे। मुझे विदेश में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहीं रहकर पूरी कर रहा था। 12वीं की परीक्षा देकर मेरी छुट्टियां शुरू हुई थीं, इसलिए मैंने सोचा कि घूमने के लिए कहीं बाहर जाऊं और साथ ही अपने माता पिता से भी मिलने विदेश जाऊं। 2 दिन बाद मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे पता चला कि मेरे माता पिता को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी संपत्ति वहां की पुलिस ने जब्त कर ली है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी जिंदगी हमेशा से सुकून भरी थी। माता पिता के मेहनत से कमाए हुए धन और उनके सपनों ने हमें एक शानदार जिंदगी दी थी। मैं 18 साल का था, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के ख्वाब देख रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक घटना ने मेरी दुनिया को पलट कर रख दिया। उस दिन मेरे माता पिता को विदेश में अचानक कानूनी विवाद के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई और हमारे पास जो बंगला था, उसे भी सील करने का नोटिस आ गया। मैं एकदम स्तब्ध था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे रिश्तेदार भी हालात के डर से मुझसे दूरी बनाए हुए थे। कुछ समय बाद पुलिस ने हमारे बंगले को सील कर दिया। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। निराशा के आलम में मैं बंगले के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया। उसी वक्त एक सफेद कार मेरे पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक अनजान व्यक्ति ने मुझे अंदर आने को कहा। मैं असमंजस में था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कार में बैठने के बाद उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद हम एक छोटे लेकिन सुंदर से घर के सामने पहुंचे। जब उसने मुझे घर में छोड़ा, तो मैंने देखा कि घर में जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें पहले से रखी हुई थीं। वह शख्स मुझे बिना अपना नाम बताए चला गया। शुरुआत में यह सब मुझे डरावना लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि वह व्यक्ति मेरे हालात समझते हुए मेरी मदद कर रहा था। इस नए घर ने मुझे न सिर्फ सिर छुपाने की जगह दी, बल्कि मुझे आत्मनिर्भर बनने और अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका भी दिया। जिंदगी में अचानक आए बदलावों ने मुझे तोड़कर रख दिया था। जिस घर में मैं पहुंचा था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। थकान और चिंता के बीच मैं एक कमरे में गया, जो बेडरूम जैसा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और बिना किसी ख्याल के गहरी नींद में चला गया। शाम को जब मेरी आंख खुली, तो सामने एक महिला खड़ी थी। वह करीब 40 साल की थी, आकर्षक और सलीकेदार दिख रही थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते साहब, मैं अंजलि हूं। मुझे आपकी देखभाल के लिए यहाँ भेजा गया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, तो बस मुझे बता दीजिए। अचानक किसी अनजान चेहरे को देखकर मैं हैरान था। मैंने उससे पूछा, ये घर किसका है और तुम्हें यहाँ भेजा किसने? उसने जवाब दिया, साहब,
मुझे सिर्फ यह बताया गया है कि मेरी जिम्मेदारी आपकी देखभाल करना है। मुझे भेजने वाले के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। इस जवाब से मेरे सवाल और भी बढ़ गए। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे माता-पिता ने मेरे लिए किसी योजना के तहत किया होगा। लेकिन जब मैंने अपना फ़ोन ढूँढा, तो मुझे याद आया कि गाड़ी में उस अजनबी ने मेरा फ़ोन ले लिया था। अब किसी से संपर्क करना असंभव था। अंजलि ने मुझे समझाने की कोशिश की। आप चिंता मत कीजिए। यहाँ आपके खाने-पीने और आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। उसने रसोई में जाकर खाने की तैयारी शुरू की। मैं कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। रात के खाने में उसने जो खाना बनाया, वह इतना स्वादिष्ट था कि मेरी भूख जाग उठी। खाना खाते वक्त मैंने उसकी तारीफ की और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साहब, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। उसकी व्यवहार कुशलता और रहस्यमयी बातों ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी थी। ये घर और इसमें रह रहे लोग, दोनों ही किसी अनसुलझे पहेली जैसे लग रहे थे। मैं जानता था कि इस जगह के रहस्य धीरे-धीरे खुलेंगे, लेकिन अभी मुझे अपनी ऊर्जा और धैर्य बनाए रखना था। उस रात, तमाम उलझनों और थकावट के बावजूद, मैं जैसे-तैसे सो गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आंखें खुलीं, तो कमरे में अजीब-सी शांति थी। मंजू कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे याद आया कि रात के अजीब घटनाक्रम के बाद मैं बहुत बेचैन था, लेकिन अब सब कुछ शांत लग रहा था। मैं कमरे से बाहर आया और देखा कि मंजू किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे साहिब, आपका नाश्ता तैयार है। आप जल्दी से खा लीजिए। फिर आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। उसकी बातों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे यहाँ रखने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ बताएगी। नाश्ता करते हुए मैंने मंजू से पूछा, ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है? और तुम मुझे इतनी अजीब तरीके से क्यों देखभाल कर रही हो? मंजू ने गहरी सांस ली और बोली, साहिब, मुझे यहाँ भेजने वाले ने बस इतना कहा है कि आपकी सुरक्षा और देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको सच बताऊं तो ये सब मेरे लिए भी नया है। मुझे नहीं पता कि इस सब के पीछे कौन है। उसके जवाब से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने निश्चय किया कि अब मैं खुद इन सब चीज़ों का पता लगाऊंगा। मंजू के कहने पर मैंने कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें लाने के लिए बाजार जाने की योजना बनाई। घर से बाहर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि आसपास का इलाका अजीब तरह से सुनसान है। बाजार से लौटते समय मैंने देखा कि एक काली गाड़ी मेरे घर के पास खड़ी थी। उसमें से वही व्यक्ति निकला जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, साहिब, आपको जल्द ही सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। अभी आप बस सुरक्षित रहें। उसकी बात ने मेरे भीतर और भी सवाल पैदा कर दिए। कौन था वह? और मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था? उस दिन का सवेरा मेरे लिए कई सवालों से भरा हुआ था। नाश्ता करते हुए भी मैं पूरी तरह से असमंजस में था कि क्या वास्तव में पिछली रात कुछ अजीब हुआ था या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मंजू की बातें और उसके अजीब व्यवहार ने मुझे और उलझन में डाल दिया था। मैंने अपनी सोच को सिरे से खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की बेचैनी अब भी बनी हुई थी। तभी मंजू मेरे पास आई और बिना किसी हिचकिचाहट के कहने लगी, साहब, क्या आप मेरे कमरे से चूहा निकालने में मेरी मदद करेंगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ी राहत देता था, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि इस अचानक आई मदद का क्या मतलब था। चूहा? मैंने पूछा। क्या तुम ठीक से सो नहीं पाई थी? मंजू ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। जी साहब, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है और रात को मेरे कमरे में एक चूहा घुस आया था। मुझे लगा कि अगर मुझे मदद मिल जाए तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने उसकी परेशानी समझी और कहा, ठीक है, चलो, तुम्हारे कमरे में चलकर देखते हैं। हम दोनों मंजू के कमरे में पहुंचे, जहां मुझे चूहा तो नहीं मिला, लेकिन कमरे में बहुत सी किताबें और पुरानी तस्वीरें रखी हुई थीं, जो पहले मुझे ध्यान नहीं आई थीं। एक दीवार पर एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक परिवार दिख रहा था।
तस्वीर में जो शख्स था, वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन मुझे उसमें कुछ ऐसा लगा, जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। मंजू ने कहा, "ये तस्वीर मेरे दादा-दादी की है। वे इस घर के पहले मालिक थे। मुझे लगता है कि उस वक्त से ही यह घर हमारे परिवार का हिस्सा बना।" उसकी बातों से मेरे मन में और सवाल उठने लगे। "तुम कह रही हो कि यह घर पहले तुम्हारे परिवार का था? इसका मतलब तुम्हारा परिवार पहले इस घर में रहता था?" मंजू ने सिर झुकाकर कहा, "हाँ साहब, ये घर हमारे परिवार की विरासत है, लेकिन हालात कभी अच्छे नहीं रहे। अब मैं और मेरे माता-पिता इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाते हैं।" अब मुझे समझ में आ रहा था कि मंजू की स्थिति कितनी जटिल हो सकती है। इस घर के रहस्यों और इसके इतिहास के बारे में मुझे और अधिक जानने की जरूरत थी। "ठीक है मंजू," मैंने कहा, "चूहा तो नहीं मिला, लेकिन लगता है इस घर में कुछ और भी रहस्य छिपे हैं। हमें इन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।" मंजू ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। "आप सही कह रहे हैं साहब। शायद अब वक्त आ गया है कि हम इन रहस्यों का पता लगाएं।" हम दोनों एक नए मिशन पर निकल पड़े, जहां हमें न सिर्फ इस घर के रहस्यों को सुलझाना था, बल्कि मंजू और उसके परिवार के बारे में भी बहुत कुछ जानना था, जो इस घर और उसके अतीत से जुड़ा था। कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि हालात अब धीरे-धीरे बदल रहे थे। मंजू का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा और परिपक्व हो गया था, और मैंने देखा कि वह अब मेरी सुरक्षा और भलाई के बारे में और भी अधिक ध्यान देने लगी थी। हालांकि हम दोनों के बीच एक अजीब सा खामोशी का पर्दा था, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मंजू अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करने लगी थी, और उसकी नई ऊर्जा को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलने लगी। वह अब केवल एक नौकरानी नहीं, बल्कि किसी मित्र जैसी लगने लगी थी, जिसने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की थी। एक दिन जब मैं घर के बगीचे में टहल रहा था, मंजू मेरे पास आई और बोली, "साहब, मुझे लगता है कि हमें अब इस घर और इसके रहस्यों के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे थे कि हम दोनों को एक साथ इन सब बातों का हल ढूंढना चाहिए।" उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि शायद यह वक्त आ गया था कि हम मिलकर उन रहस्यों का पता लगाएं, जो इस घर और इसके इतिहास से जुड़े हुए थे। मैंने मंजू से कहा, "तुम सही कह रही हो, मंजू। अब हमें इस घर के असली मालिक और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस घर में कुछ तो खास बात है, और हमें इसे जानना चाहिए।" हम दोनों ने तय किया कि अगली सुबह हम पुराने दस्तावेजों और किताबों को खंगालेंगे, जो घर में रखी हुई थीं। उन दस्तावेजों में शायद इस घर के पहले मालिक और उसकी कहानियों के बारे में जानकारी हो सकती थी। अगली सुबह हम दोनों पुराने तहखाने में गए, जहां कई पुराने बक्से और संदूक रखे हुए थे। हम एक-एक करके उन बक्सों को खोलने लगे, और अंत में हमें एक पुराना खजाना मिला। कुछ दस्तावेज, तस्वीरें और एक पुरानी चिट्ठी, जिसमें इस घर के इतिहास और इसके पहले मालिक के बारे में जानकारी थी। दस्तावेजों को देखकर हम दोनों चकित रह गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि इस घर के पहले मालिकों का परिवार एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार था, जिन्होंने इस घर को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त किया था। लेकिन समय के साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटीं, और इस घर के मालिकों को अपने उत्तराधिकारियों की खोज करनी पड़ी। "मंजू," मैंने कहा, "ये घर हमारे लिए सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि हमारे अतीत से जुड़ा हुआ एक धरोहर है। हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए।" मंजू ने सिर हिलाते हुए कहा, "हमारे पास यह मौका है कि हम इस घर को फिर से उसके असली गौरव की ओर ले जाएं। अब हम दोनों मिलकर इस घर को उसकी असली पहचान देने के लिए तैयार थे। मंजू और मैं, हम दोनों ने इस घर को नई उम्मीद और आशाओं से सजाने का निर्णय लिया। हम समझ गए थे कि जिंदगी में कभी भी किसी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि मंजू के साथ बिताए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वह हमेशा मेरी मदद करती थी, लेकिन अब मुझे समझने आया
कि यह सिर्फ भौतिक मदद नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी था। उसने मुझे सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हर चुनौती से जूझने के लिए अंदर से मजबूत बनना जरूरी है। एक दिन मंजू मेरे पास आई और कहा, साहब, मुझे लगता है कि हम दोनों को इस घर को सच्चे अर्थों में घर बनाना चाहिए। ये घर अब सिर्फ दीवारों से नहीं बना है, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी उम्मीदों और हमारी यादों से भी बना है। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही थीं, लेकिन एक बात साफ थी, इस घर में कुछ खास था, और मैं चाहता था कि यह सिर्फ एक ठिकाना न हो, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक जगह बने। हमने मिलकर तय किया कि हम इस घर में कुछ बदलाव करेंगे, पुराने सामान को ठीक करेंगे, दीवारों को फिर से रंगेंगे और बगीचे को संजीवनी देंगे। ये कदम सिर्फ घर को सजाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने जीवन को नया आकार देने के लिए था। एक दिन जब मंजू और मैंने बगीचे की सफाई की, तो मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ बगीचा नहीं, बल्कि हमारा सामूहिक प्रयास था। हमारी मेहनत ने इस जगह को फिर से जीवंत कर दिया। मंजू ने एक सुंदर गुलाब के पौधे को लगाया, और मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक था। धीरे धीरे, संयम और प्यार से पनपता हुआ, यह हमारे रिश्ते की भी एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर इस घर को घर बना दिया, और साथ ही साथ हमने अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों को भी नया आकार दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो सामने एक पूरी तरह से अलग दृश्य था। मंजू और मेरे माता-पिता दोनों कमरे में खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान था, क्योंकि मेरी आंखों में सपने और उलझन के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। मंजू के हाथ में हथकड़ियां थीं, लेकिन यह तो कुछ और ही था। मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक हो ना? उनके शब्दों ने मुझे और भी अधिक उलझन में डाल दिया। मैं इधर-उधर देखने लगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि यह सब किस प्रकार हुआ। मंजू की स्थिति देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और मुझे उसके बारे में और जानने की जरूरत थी। पापा ने फिर कहा, हमने तुम्हारे साथ एक बड़ा प्रैंक किया था। मंजू और मैं तुम्हें यह सब सिखाना चाहते थे, ताकि तुम जीवन की असली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर सको। ये सिर्फ एक गेम था, ताकि तुम अपनी सोच और निर्णय क्षमता को समझ सको। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी यह सब कुछ इतना असामान्य था कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक परीक्षण था, प्रदीप। कभी-कभी हमें जीवन में ऐसे मौके आते हैं, जहां हमें सोच समझकर कदम उठाने होते हैं और अपने निर्णयों को समझना होता है। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और सच्चाई को जानने की आवश्यकता थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सब सिर्फ मुझे यह समझाने के लिए था कि मुझे अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगा कि यह एक ऐसा मोड़ था जहां मैंने अपने जीवन के असली पाठ को सीखा। मैं महसूस करने लगा कि जीवन में चुनौतियां और समस्याएं कभी न कभी आती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अपने फैसलों पर भरोसा रखना और सही दिशा में चलना। जब प्रदीप को अपने माता-पिता का समर्थन मिला, तो उसने महसूस किया कि जीवन में गलतियों से सीखने का एक अवसर भी होता है। यह घटना उसे पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसने यह समझा कि हर चुनौती का सामना करने के बाद कुछ अच्छा निकलता है, और अब उसे अपने जीवन में कुछ नया करने का सही समय आ गया था। माँ और पिताजी की मदद से उसने अपने बिजनेस के साथ जुड़ी सभी गलत फहमियों को दूर किया। प्रदीप ने जो कुछ भी सीखा, वह उसे सही दिशा में लगाकर खुद को एक मजबूत व्यक्ति बनाया। एक दिन जब वह अकेले बैठा था, तो उसने सोचा कि अगर उसने खुद को इस सब से बाहर नहीं निकाला होता, तो क्या होता? वह जानता था कि यह सब अनुभव उसे और भी बेहतर इंसान बना देंगे। अब प्रदीप का ध्यान सिर्फ अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की इज्जत को बढ़ाने पर था। मंजू और उसके धोखेबाज साथी की सच्चाई सामने आने के बाद उसने यह भी जाना कि कभी-कभी लोगों की कड़ी नजरें
और गलतियां हमें केवल खुद को पहचानने में मदद करती हैं। वह एक नया रास्ता चुनने की सोच रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसमें वह खुद को और दूसरों को समझे और जहां वह कभी किसी से धोखा न खाए। प्रदीप ने महसूस किया कि हर समस्या का हल है और वह अब पूरी तरह से उस रास्ते पर था जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार था, जहां उसने अपने सपनों को पूरा करने का इरादा किया था। उसने जीवन के उन अध्यायों को खत्म किया जो उसे पीछे खींचते थे और एक सकारात्मक दिशा में कदम रखा। प्रदीप की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपने माता-पिता की कड़ी मेहनत और संघर्ष को समझा और उनके विश्वास को कभी न तोड़ा। अब वह खुद को एक जिम्मेदार इंसान मानता था, जो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि समाज का भी ख्याल रखेगा। समय के साथ प्रदीप ने अपने बिजनेस को एक नए दिशा में चलाना शुरू किया। उसने उन सारी गलतियों से सीखा जो पहले उसने की थीं और अब अपने काम को ईमानदारी से करने का संकल्प लिया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जल्द ही वह एक सम्मानित बिजनेसमैन बन गया। मंजू और उसके साथियों के खिलाफ उसने कानूनी कार्रवाई की और उनके जालसाजी के सारे राज खोले। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने उन लोगों को सजा दिलवाने में सफलता पाई। प्रदीप को अब यह समझ में आ चुका था कि मुश्किलों का सामना करना ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस रास्ते से निकलने के बाद जो आत्मविश्वास और शांति मिलती है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदीप ने समाज सेवा की ओर भी कदम बढ़ाए। उसने उन युवाओं को मदद देना शुरू किया जो अपने जीवन में सही दिशा में नहीं जा पा रहे थे। वह चाहता था कि वे उसकी गलतियों से सीखें और अपना जीवन बेहतर तरीके से बिताएं। धीरे धीरे प्रदीप ने एक सामाजिक संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का साहस देना और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। अब प्रदीप की जिंदगी संतुष्टि और शांति से भरी हुई थी। वह जानता था कि मुश्किलों से उबरने के बाद हर चुनौती एक नई शुरुआत देती है। उसने अपनी पुरानी सोच को छोड़ा और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की राह पर चल पड़ा। उसकी यह यात्रा न केवल उसके लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी किसी भी स्थिति में हार मानना नहीं चाहिए, यही प्रदीप ने सीखा था और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।